जय हिंद। मित्रों, जोशीमठ का प्रकरण पूरे देश में छाया हुआ है, न्यायालय तक पहुंच गया है। सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है। उत्तराखंड की सरकार भी सक्रिय है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाई लेवल की मीटिंग कर चुके हैं और उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारियाँ जुटा रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि ये जो जिन लोगों पर संकट आया है उनको उससे कैसे निकाला जाए। साथ ही ये समस्या क्यों आई है, इसको लेकर भी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जोशीमठ के प्रकरण को लेकर जो दरारें आ रही हैं, जो पहाड़ धसक रहे हैं, उसको लेकर अनुभवी वैज्ञानिक ने मीडिया के साथ बात अपनी साझा की। तथ्यात्मक बातें हैं। पहले आप वैज्ञानिक की बात को सुन लीजिए। तो भगवान नरसिंह के स्थान पे सबको प्रणाम। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट भू विज्ञान का छात्र रहा हूं और आज इस समय उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग देख रहा हूं और विगत 1992, 93, 94 से मैं इस एरिया में काम कर रहा हूं। मैं जो भी आपको बातें बताऊंगा आप उसको सीरियसली सुनिएगा, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है हमारे जोशीमठ और हमारे पहाड़ों का। यहाँ की जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है यहाँ की चट्टानें। ये चट्टान इसको बोलते हैं ग्रेनाइट नाइसिस, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है। ये क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या रोल है इसमें, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ की पानी, जो यहाँ से पानी निकल रहा है, मैं वो सैंपल लेके आया हूँ और कुछ भ्रांतियां इसमें पैदा हुई हैं, वो भ्रांतियां मैं दूर करने की आपके सामने कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम इसके बारे में बताता हूं। ये रॉक, ये ग्रेनाइट रॉक, ये नाइसिस रॉक, इसमें जो डार्क कलर होता है ये माइका होता है और व्हाइट कलर होता है इसमें सिलिका होता है। ये माइका जो है आराम से वेदर्ड होके धीरे धीरे करके चूर्ण बन जाता है इसमें। और यहाँ की जो चट्टानें हेलंग से ऊपर, ठीक है, और आपका आगे तक चल जाओ मलारी तक, ये सारी चट्टानें लगभग इसी तरह की मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, तापमान में डे नाइट परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। ये जो तापमान में दिन रात का परिवर्तन, -15 डिग्री 20 डिग्री जाना और दिन में 15 डिग्री 20 डिग्री ऊपर उठ जाना प्लस, जिसका जो फ्लक्चुएशन है यहाँ की चट्टानों पे, यहाँ की मिट्टी पे, यहाँ के अन्य जीवों पे, इवन मानव पे भी इसका इम्पैक्ट है। आप देखेंगे कि जैसे इसमें तापमान बढ़ता है तो इसके जो फ्लैक्स हैं माइका के, वो जो कि दिन में पानी पिए रहते हैं नमी के कारण, रात को वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। और जब आप जानते हैं कि जब पानी जमता है तो उसका वॉल्यूम 10% बढ़ जाता है, तो उन कणों में जो है स्वेलिंग एंड पिंचिंग का नेचर टेंडेंसी होती है। इस कारण जो यहाँ की जो फ्रॉस्ट एक्शन प्रक्रिया है उसके द्वारा यहाँ की चट्टानें स्वतः ही बिना किसी आदमी के इंटरफेयर करे हुए भी सड़ती रहती है, गलती रहती है, टूटती रहती है। उसका उदाहरण आपके सामने हाथी पर्वत पे गिरने वाले बड़े बड़े चट्टान जो आपको आए दिन विंटर्स में दिखते हैं, जो कि रास्ते को ब्लॉक करता है। आप समझिए कि जब ये ग्लेशियर के साथ मास ये कभी किसी जमाने में आया होगा, यहाँ के इतिहास के बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये बहुत कम से कम 12,000, 15,000, 20,000 साल पहले यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और अलकनंदा, धौलीगंगा जैसी नदी को इन्होंने ब्लॉकेट भी किया था। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास प्रमाण है, प्रत्यक्षम की हमारे पास सेडिमेंट्री आर्काइव अवेलेबल है ऑल अलोंग दी धौलीगंगा। चलते हो तो मैं आपको बता सकता हूं। ये जो चूरा है देखिए मेरे हाथ में है, मैंने चूरा निकाल दिया, इतना सड़ चुका है कि ये हाथ से तोड़ रहा हूं मैं, जबकि ये ग्रेनाइट रॉक है, ठीक है। इसमें क्ले है, इसमें सिलिका है, इसमें आपका जो है आपका फ्लैक्स माइका है, 3 चीजें। अब आप बताओ इसमें इसका क्या रोल है। जब ये पानी इसके संपर्क में आता है तो मैंने आपको बताया कि स्वेलिंग पिंचिंग प्रक्रिया के द्वारा ये डिसइंटीग्रेट होता है और डिसइंटीग्रेट के बाद इसके अंदर की जो क्ले है, जो क्ले कंटेंट है
उसको अपने साथ बहा के ले जाता है। मैं कल परसों से आपकी वीडियो में देख रहा था कि नीचे जो है वहां पे जो जेपी कंपनी का वहां पे साफ तेल जैसा निकल रहा है। देयर इज नथिंग लाइक एनी ऑयल इन दिस। तेल जैसी कोई चीज नहीं है। मैं आपको चाहो तो प्रमाण करके दिखा सकता हूँ। ये पानी में मैं बोतल लेके आया हूँ, तो उस बोतल में पानी लेके आया हूँ और इसको मैं अभी बिल्कुल रुका हुआ है। इसकी मिट्टी ऑलमोस्ट सेटल हो चुकी है, लेकिन मैं इसको हिला करके दिखाता हूँ। अगर आप नजदीक से देखना चाहेंगे तो इसमें तेल की जैसी धाराएं दिखेंगी। दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंसी ऑफ द सेडिमेंट। इसमें जो फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स हैं उनके अंदर जो टर्बुलेंसी आती है, तो उसकी वजह से वो बारीक बारीक लहरें जैसी दिखाई दे रही। अभी मैं हाथ में भी दिखा सकता हूं आपको डेमोस्ट्रेट करके। वो ऐसा लगता है कि तेल जैसा दिख रहा है, लेकिन 5 मिनट 2 मिनट अगर आप उसको सेटल करेंगे तो सारा सेडिमेंट नीचे बैठ जाएगा, पानी अपनी जगह साफ हो जाएगा। तो तेल जैसी कोई चीज इसमें नहीं है। इस बात को मैं दावे के साथ आपके सामने कहता हूं। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, उसके बाद आप प्रश्न पूछिएगा। 2 बातें मैंने देखी। भगवान नरसिंह मंदिर का मैं सुबह दर्शन करने गया। मुझे पता है हमारा इष्ट कुल देवता है, मुझे सबसे पहले वही जाना चाहिए था। जो बात हो रही कि साहब उसका प्लेटफॉर्म में क्रैक डेवलप हो रहा है, मैं उनके टॉयलेट से लेके, उनके बाथरूम से लेके, उनके बाहर के नलों को भी देख लिया। और उन नलों को जब मैंने अंदर पुजारी जी को लेके गया, सती जी को, मैंने कहा सती जी ये नल जो है लगातार खुला है, पानी लगातार बह रहा है। अब आप बताओ, आपके घर के अंदर अगर पानी लगातार कच्चे जमीन में बह रहा होगा तो क्या होगा? आपके मकान की फाउंडेशन सेटल डाउन होगी। तो पहली जरूरत है कि प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द जितने भी पानी की स्रोत हैं या नाले हैं, उनकी जो नालियां भी हैं, जो प्लेटफॉर्म में नालियां बनी है, वो भी टूट चुकी है। किसी ने केयर नहीं किया उसका, कोई नहीं देखता उसको। उसमें जो है अंदर से वो पानी प्लेटफॉर्म के नीचे गुजर रहा है। तो उसमें ईस्ट वेस्ट ट्रेंड जो है क्रैक डेवलप हुआ अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म, ईस्ट वेस्ट ट्रेंड। मैं अभी रिकॉर्ड करके लाया हूं। और एक बात और, उसके नीचे जो प्लेटफॉर्म जहां पे बनाया है, जब बनाया होगा तो उन्होंने वृक्ष नहीं काटे, जो वहां पेड़ थे जड़ वाले। और आज वो पेड़ जो है बाहर अंकुरित हो चुके हैं। उसका भी मैं एग्जाम्पल आपके सामने, क्योंकि रूट का एक नेचर होता है, जब तक उसको पूरा अपरूट न कर दिया जाए, नीचे से मॉइस्चर लेगा और ग्रो करना शुरू करेगा। अगर आपने पेड़ काटा भी है तो प्लेटफॉर्म के बाहर जो है वो पेड़ आ गया, वो अंकुरित हो गया, तो क्या हो रहा है? नीचे पेड़ अपनी जड़ फैला रहा है, जड़ फैला रहा है तो प्लेटफॉर्म को भी स्टेबल कर रहा है। 2 बात, तो ये 2-3 चीजें हैं। ये घटना जो उसकी है नरसिंह मंदिर की, और ये घटना जो आपका मैंने लोगों ने कहा कि पानी आ रहा है, ये है, इसको मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। का रोल कैसे इसमें फिक्स कर सकता हूं? मैं तो जो बात कह रहा हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कोई पानी डाल रहा है, किसी के बाथरूम का आ रहा है, मुझे नहीं मालूम, बिकॉज आई हैव नॉट सर्वेड इट। ये काम हाइड्रोलॉजी वालों का काम है, सब सरफेस। अब देखिए, इसमें आप लोग बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जियो फिजिकल सर्वे का काम होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का काम होता है। हम आराम से, जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे जियोलॉजिस्ट, जीएसआई वाले, इवन कल सेक्रेटरी साहब मुझसे कह रहे थे कि ओएनजीसी वाले, मैंने कहा यस दे कैन आल्सो डू इट। वो जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सर्वे करेंगे, आपका पता चल जाएगा कि पानी का कहां कहां किस किस तरह से मूवमेंट। बात तो है, लेकिन इससे दसाव है, मैं नहीं मानता हूं। लखनऊ में भी इस एरिया में काम कर चुका हूं। जब जो है शिलंग के नीचे टनल में डीबीएम मशीन फंसी थी 1.5 किलोमीटर पे, तो मैं देहरादून से आया था, यूनिवर्सिटी से आया था। मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि सर आप चूंकि उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए यहाँ के बारे में। जब हम ड्रिल करते हैं कोर, ठीक है, तो रॉक में जो है अलग तरह की फॉर्मेशंस होती है, अलग अलग तरह की। एक तरह की रॉक है जिसको हम कहते हैं कि एक्यूफर रॉक। एक्यूफर माने वो रॉक जिसमें पानी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, अंडरग्राउंड वाटर को जो होल्ड करने की क्षमता होती है, उसको एक्यूफर रॉक होती है। जब ये जनरली ये नॉर्मली केस में होता है, जब आप किसी लंबे टनल खींच रहे हो तो रॉक का ऐसा तो है नहीं कि पानी नहीं होगा, सब सरफेस में पानी होता है। उसको उसने पंचर किया, और पंचर करने के बाद वहां से जो इनिशियल पानी आया था 900 to 800 to 900 एलपीएम पानी आया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा उसका रिसर्च पेपर भी छपा हुआ है। और उसके बाद लगातार कालांतर में वो हम नोट करते रहे, 1 महीने तक, तो 700 एलपीएम आ गया। आज जब मैं कल फिर दोबारा, मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मैं हर साल आता हूँ, उनियाल जी को पता है, भगवान बद्रीनाथ के दरबार में, और हर बार मैं उसकी फोटोग्राफ लेता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ। वो पानी कम नहीं हुआ, कंटिन्यू, हाँ क्लीन हो गया।
तो वो पानी कंटिन्यूस, इसका मतलब वो जो है हमारी जो ग्राउंड वाटर टेबल जो यहाँ की है उससे कहीं ना कहीं लिंक हो गया। वो सील होगा उस दिन जब हमारी टनल के अंदर पूरी केसिंग हो जाएगी, प्रॉपर सील हो जाएगा। उसका सील करने का भी तरीका होता है, वो अंदर जो है अपना जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है फिर वो मेंटेन करेगा और धरती को हमें सिंचित करता रहेगा। एक ये पानी डेफिनेटली जो हमारा ग्राउंड वाटर है ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली ये ग्राउंड वाटर को टच कर रहा है, तभी ये रेगुलरिटी बनी हुई है। अभी देखना पड़ेगा, 1 महीने तक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आपने सुना एक अनुभवी उच्च शिक्षित वैज्ञानिक ने क्या बताया। अब इसके अलावा मतलब सही बात तो यही है जो वैज्ञानिक द्वारा बताई जा रही है, और हमारे पास दूसरा तरीका भी नहीं है, कोई विकल्प और है भी नहीं हमारे पास जो हम उसके लिए सही माने। तो जो अफवाहें चल रही हैं कि इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ, ये किसी का बचाव नहीं है, ये किसी की का पक्ष नहीं है, लेकिन तथ्यात्मक बातों को ही आगे बढ़ाएं, तथ्यात्मक बातों को ही मानें, अपनी तरफ से अफवाहों पर ध्यान ना दें, न अफवाहों को आगे बढ़ाएं। उससे एक जो संकट आया है वो तो संकट है ही, अफवाहों से वो संकट और कई गुना बढ़ जाता है। तो भ्रम, अफवाह और उल जलूल जो बातें हैं वो संकट को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो जो संकट है उस पर सरकार का पूरा फोकस है, सरकार गहनता से मंथन कर रही है, सरकार की पूरी दृष्टि है, सिस्टम उस पर लगा हुआ है, कोई ना कोई निराकरण निकलेगा उसका, कोई समस्या का किसी ना किसी रूप में समाधान होगा। लेकिन प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, प्रकृति जो चाहेगी, प्रकृति में जो घट रहा है, प्रकृति जो कर रही है वो होकर रहेगा। लेकिन सरकार के स्तर से जो हो सकता है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। हाँ, सरकार उसमें लापरवाही बरते, सरकार उसमें कोताही बरते तो उस पर दबाव बनाया जा सकता है। साथ ही आम नागरिकों का, हमारा, आपका भी कुछ दायित्व बनता है। तो संकट के समय में ना अफवाह फैलाएं, ना अफवाह फैलने दें, और अगर कोई इस तरह की कुछ चेष्टा कर रहा है तो उस पर लगाम लगाने का प्रयास करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।